नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल अवेयरनेस के प्रश्न को। ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ऐसे प्रश्नों को आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो आज का यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किए थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों, ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने हमारे भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है, जन गण मन। इसके बाद देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है। किसी भी खेल में आप देखेंगे एक कोच होता है जो खिलाड़ियों को सिखाता है उसे किस तरह से खेलना चाहिए। तो जो अपने खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से सिखाए, उनसे अच्छी तरह से प्रदर्शन करवाए, ये उनको दिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, खजुराहो स्थित है, यानी खजुराहो का एक मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में है। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है। तो जो भारतीय मानक समय आधारित है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। जब भी आप मैप को देखेंगे, ये देखिए ये मैप है, इस मैप में आप देखेंगे यहाँ पर कि यह भारत का सबसे पूर्वी एरिया है। इसके बाद भारत का कोई और इलाका नहीं पड़ता है, कोई और क्षेत्र नहीं पड़ता है, इसलिए कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी एरिया है। अगला प्रश्न, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो दोस्तों, जो चीन देश है वह नाथुला दर्रा के पार है। इसका सही आंसर चीन होगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, दोस्तों, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे जो निचली परत है वो क्षोभ मंडल है। दोस्तों, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, इस बात को आप नोट करके लिखिएगा। जो समताप मंडल होता है वहाँ पर आप देखेंगे कि समान ताप रहता है, और हमारे जो एरोप्लेन चलते हैं वो समताप मंडल में ही ज़्यादातर चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो विजयंत नाम का एक टैंक है और उसी टैंक का नाम है विजयंत। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो फायान था वह विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वी राज कपूर और राज कपूर का संबंध क्या है? दोस्तों, यह दोनों सिनेमा में एक अभिनेता थे, दोनों पिता और पुत्र थे, दोनों बाप बेटे थे। इसका सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जो असम राज्य है यह चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर असम होगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो भारत का जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो जो हमारा भारत का राजधानी है दिल्ली, वहीं पर स्थित है जंतर मंतर। इसके बाद भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो भारत का राज्य पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर दार्जिलिंग स्थित है। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। अगला प्रश्न, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी का जो खेल होता है उसमें 11-11 प्लेयर दोनों टीमों से होते हैं। क्रिकेट में जैसे आप देखते हैं कि एक तरफ से 11 प्लेयर होते हैं और दूसरी टीम से भी 11 प्लेयर, सेम ऐसा ही इसमें भी होता है। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगला प्रश्न, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। जो आप 3 पिरामिड देखते हैं ऐसे ऐसे बने होते हैं, यह मिस्र सभ्यता के लोगों का है। इसके बाद किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो बिहार में एक स्थान है गया। गया में एक बोधि वृक्ष था, वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें बुद्ध नाम से जाना गया। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो भारत के महान कवि कालिदास ने ही प्रसिद्ध नाटक शकुंतला को लिखा था।
सबसे ऊंचा ज्वार कब होता है? तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तो सबसे ऊंचा ज्वार होता है। मतलब कि जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, जब नीचे जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के वृहद महाद्वीप पठार का भाग नहीं है? तो जो मध्य प्रदेश है वो बृहद महाद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न, खैबर दर्रा स्थित है? तो जो खैबर दर्रा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो जो यमुना है वह प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार जो है उसको मध्य भारत या फिर दक्षिण के इलाके को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो जो कानपुर है, कानपुर शहर यूपी का, वह गंगा के तट पर बसा है। प्रश्न हमारा कह रहे हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका यह तात्पर्य है कि भारत का कोई एक राज्य ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदू राज्य हूँ, कोई दूसरा राज्य ये नहीं कह सकता मैं मुस्लिम राज्य हूँ। भारत के हर एक राज्य में हर एक धर्म के लोग निवास कर सकते हैं, किसी भी राज्य का कोई पर्सनल धर्म नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे ये जोड़ते हैं, तो वो किस किस जगहों को जोड़ते हैं आपस में? तो व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कोई नेशनल हाईवे है तो वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से शुरू होकर और जो व्यापारिक केंद्र होगा, राज्य होगा, वहाँ तक जाएगा। तो ज़्यादातर नेशनल हाईवे व्यापार को देखकर ही बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र का एक स्थान है नासिक, यह अंगूर की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कोयना बांध स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में ही स्थित है। प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। इसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न है, हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, इसका सही आंसर होगा हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। हिमालय में देखेंगे तो वास्तव में जो पहाड़ होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, काले रंग के होते हैं, लेकिन हिमालय हमें वाइट कलर का दिखाई देता है। तो उसका कारण है कि वो इतना ऊंचा है कि ठंडाई में वो रहता है, उस पर जो मौसम का ज़्यादा असर नहीं करता, तो ठंडे होने के कारण उस पर बर्फ़ जम जाता है। तो वही बर्फ़ के कारण वो हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा कायांतरित सेल है? तो जो संगमरमर होता है वो उसकी काया पलट दी जाती है, उसको अच्छे रंग में ढाल दिया जाता है, इसलिए उसको कायांतरित सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न, सार्क का पूर्ण रूप है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क का फुल फॉर्म होता है, जो एग्जाम के इंपॉर्टेंस से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है उसका फुल फॉर्म। इसके बाद, भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत को आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप और एशिया जो था और पूरी अफ्रीका, तो यदि समुद्र के माध्यम से पूरा गोल गोल घूमते जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ जाता है रास्ता, लेकिन जब स्वेज नहर का रास्ता बनाया गया तो बहुत ही छोटा मार्ग हो गया, जल्दी व्यक्ति पहुंच जाता है, तो इसीलिए स्वेज नहर को बनाया गया था। इसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर था? तो जिस समय बालाजी बाजीराव थे उस समय मराठा जो साम्राज्य था बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। अंग्रेजों तक को डर लगता था कि इनसे कैसे युद्ध किया जाए, अंग्रेज तक कांपते थे, और जो मुगल थे वो तो काफ़ी उस टाइम पे कमज़ोर हो ही चुके थे। इसके बाद अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा फूले, इनका पूरा नाम होगा महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और उन्हें एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था।
प्रश्न हमारा है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति, इंग्लिश में इन्हें कहेंगे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, के नाम से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हैं? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था और यह आंदोलन दांडी मार्च के तुरंत बाद ही प्रारंभ हुआ था। प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। जो समाजवाद ये होता है कि उसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा प्राइवेट नहीं रहेंगी, सभी चीज़ें लगभग लगभग सरकारी रहेंगी और जनता को कम से कम रुपए में बहुत सारी सरकारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। आज जो आप महंगाई देख रहे हैं वो बढ़ती जा रही है, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट हैं, इसके कारण ही महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो जो भी चारों तरफ से भारत की तरफ से समुद्र घिरा है, टोटल समुद्र का एरिया 6100 किलोमीटर घिरा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो जो कृष्णा नदी उद्गम होता है उसका, वह महाबालेश्वर से उसका उद्गम होता है। महाबालेश्वर की जो पहाड़ी होती है वहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न क्या रहा है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। देशांतर दोस्तों यही होता है कि पृथ्वी ऐसे होता है गोल और उस पर एक काल्पनिक रेखा ऐसे खींच दी जाती है, इसी को देशांतर कहा जाता है। यदि उस पर पृथ्वी पर ऐसे रेखा खींची जाती है तो इसको अक्षांश कहा जाता है और खड़ी रेखा को देशांतर। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा इनके बीच पृथ्वी घूमते हुए आ जाए तो ये तब चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू करी गई थी? तो महाराष्ट्र लेकर ठाणे के बीच यह पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है, भारतीय वायुसेना में कमांडर अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन होता है? तो वह पायलट जो ऑफिसर होता है, तो कमांडर अधिकारी का सबसे छोटा पद वही होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, युद्ध में साहस और पराक्रम प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी अलंकरण, तो परमवीर चक्र जिस भी सोल्जर को मिल जाता है तो वह अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता है कि उसने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ कर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। हमारा प्रश्न है, ऋतुएं किन कारण से होती है? तो जो ऋतु परिवर्तन होता है हमारे पृथ्वी पर, वह जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है तब ऋतु परिवर्तन होता है। जो कि आप देखेंगे कि सूर्य बीच में ऐसे ऐसे रहता है और पृथ्वी डायरेक्ट ऐसे पूरा गोल में नहीं घूमती है। पृथ्वी आप देखेंगे कभी इधर सूर्य के पास आ जाएगी, कभी यहाँ से दूर जाएगी, कभी इधर से पास आ जाएगी, कभी यहाँ से दूर जाएगी। इसी कारण परिवर्तन होता है, कभी गर्मी का सीजन आएगा, कभी ठंडी का सीजन आएगा। इसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न हमारा है, डीएमसी ट्रॉफी का संबंध है? तो डीएमसी ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो अल्लाह रखा जो तबला के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हमारा प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। तो हुमायूं जब हार चुका था युद्ध में शेर शाह से, तो वह अपने राज्य को छोड़कर इधर उधर भटकता रहा, तो वह 15 वर्षों तक अपने राज्य को वापस नहीं पा सका। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में बैठने की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा में अध्यक्ष पद संभालते हैं। हमारा प्रश्न है, किस गुफा में त्रिमूर्ति हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कहा जाता है, मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो जो एलिफेंटा की गुफा है यहाँ पर त्रिमूर्ति की फोटो चित्र बनाया गया है यहाँ पर पत्थर को काट कर। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। इसके बाद महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन से है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है। प्रश्न है, प्रसिद्ध शिलोकीर्ण
पत्थर को काट कर बनाया गया है कैलाश मंदिर, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह एलोरा में स्थित है, जो पत्थर को काट कर बनाया गया कैलाश का मंदिर है। अगला प्रश्न हमारा है, भू संरक्षण को नियंत्रित किया जाता है तो सीढ़ीदार ढीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण द्वारा। देखेंगे कि जिस नदी के किनारे ज़्यादातर पेड़ लगाए जाते हैं वहाँ का भूमि जल्दी पानी में नहीं जाता है। यदि वहाँ पर वृक्ष नहीं रहेंगे तो पानी के कारण जो रहेगा वो कट कट कर नदी में समाता चला जाएगा। इसलिए ज़मीन को बचाने के लिए ज़्यादातर पौधे का लगाया जाता है। ये सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो वह उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। जम्मू और कश्मीर जो है भारत के उत्तरी एरिया में स्थित है, तो वो उत्तरी रेलवे के एरिया में आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो क से कन्नड़, क से कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कोस्ट गार्ड एग्जाम से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम स्टडी को। संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी संभावना है कोस्ट गार्ड एग्जाम में पूछे जाने की, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर पूरी क्लास को देख पाएंगे, या फिर ऊपर आई बटन एवं स्क्रीन पर दिए गए लिंक के माध्यम से भी आप देख पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।